हम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे नाज़ी सदर नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि कल बशीर मेमन की गवाही आई है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इदारों के सरबराहों को मुकदमे बनाने का कहा जाए। तारीख में कभी वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। इस तरह तो गैंग्स के लीडर्स भी नहीं करते। लोग अब समझ आए कि सिज़िलियन माफिया क्या होता है। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में कभी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर इस किस्म के घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, उनकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड पे है। अरशद मलिक, उनकी गवाही रिकॉर्ड पे है। मेरा ख्याल है कि जो इल्ज़ामात अब लगे हैं, जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। ये तो अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो, राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये मुकदमा बनाओ और अभी तुम गिरफ्तार कर लो सबको। मुकदमा क्या बनाना है ये हम बाद में देखेंगे। ये तो अकल दंग रह जाती है इंसान की। नवाज शरीफ साहब से ज्यादा मुस्लिम लीग नून के लीडरान जो इंतकाम का निशाना बने, ये उससे भी ज्यादा मसला पाकिस्तान के अवाम। साबिक DGFIA बशीर मेमन ने कल 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में एंकर रेहान तारिक के साथ इंकशाफ किया कि शहजाद अकबर तमाम तहकीकात पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। वो तहकीकाती ऑफिसर्स पर दबाव भी डालते हैं। मजीद कहा कि उन्हें भी दबाव का सामना करना पड़ा। वो इन्फ्लुएंस करते, कोशिश करते अपने तौर पे हर 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 इन्वेस्टिगेशन में वो इन द नेम ऑफ कि जी मैं एडवाइजर हूँ, लेकिन ये काम नहीं है उनका। बात यह है कि मतलब प्रेशर मुझ पर भी किया होगा, मुझे भी कई बातें कही होगी, मैंने नहीं लिया होगा, मैंने नहीं किया होगा। तो ये तो जाहिर है उसका अपना एक, हर एक अपना अपना एक एजेंडा हो सकता है, लेकिन मेरा एजेंडा तो, हमारा तो एजेंडा तो सिर्फ लीगल एजेंडा है, जो आइन का एजेंडा है, जो कानून का एजेंडा है। मरीम नवाज ने जस्टिस काजी फायज ईसा के मामले पर जुडिशल कमिश्नर बनाने का मुतालबा भी किया है। कहा जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ साजिशें की गई हैं। नून लीग इस मामले को नहीं जाने देगी। इतनी सियासी इंजीनियरिंग के बावजूद हर महाज पर हुक्मरानों को नाकामी हुई। मरीम नवाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों में शामिल हो जाती तो अब तक ये हुकूमत जा चुकी होती। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक सिटिंग जज के ऊपर, जो कि चीफ जस्टिस बनेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, और जो हक और इंसाफ पे चलने वाला जज है, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर, आपने कहा उसको गिरफ्तार करो। कभी किसी ने ये सुना? ये बहुत संगीन मामला है और हम इसको ऐसे नहीं जाने दें। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वक्त कभी नहीं आया। मुस्लिम लीग नून इसको नहीं जाने देगी। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों में शामिल, इस वक्त तक की हुकूमत जा चुकी है। अगर PMLN या बाकी ऑपोजिशन इस्तीफे देगी और पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती, तो उसमें उस तरह वो जो हम उसके नताइज चाहते हैं वो नहीं आते। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना ने कहर ढा दिया है। 15 माह में हौलनाक तरीन दिन। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 201 अफराद जान से चले गए हैं। 5292 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। हालत ख़राब होने पर 5214 अफराद अस्पतालों में दाखिल, जबकि मस्बत केसेस की शरह 10.7% रही। पाकिस्तान में कोरोना के वायरस ने शिद्दत अख्तियार कर ली। अमवात के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पहली बार एक दिन में 201 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 17,530 तक जा पहुंची, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 88,207 के करीब पहुंच गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मुल्क भर में कोरोना के 49,101 टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जहाँ ये तादाद 2,96,000 से बढ़ गई। कोरोना से सिंध में अब तक 4,626, पंजाब में 8,224 अमवात रिकॉर्ड हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 3,200, इस्लामाबाद में 675, बलूचिस्तान में 233 और आजाद कश्मीर में अब तक 468 अमवात हो चुकी हैं। NCOC के मुताबिक लाहौर में 75, मुल्तान में 74 और मर्दान में 73% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए हैं। गुजरावाला में 98, मुल्तान में 76 और पेशावर में 72% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं।
तो लाहौर में कोरोना भी बेकाबू हो चुका है। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 24% रही है, जबकि 49 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 90% वेंटिलेटर्स बेड जो हैं वो भर चुके हैं, जबकि शहर के 12 सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 30 वेंटिलेटर्स अभी खाली रह गए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली रामी। अली रामी, बताइएगा इस वक्त लाहौर में खासी परेशान कौन सूरत हाल है? 49 अफराद भी जान से चले गए, जबकि वेंटिलेटर्स भी कम हो रहे हैं। बिल्कुल अफसर, जो एक सरकारी इदादोशुमार है, क्योंकि आज पंजाब की एपिक्स कमेटी का इजलास जारी, उस इजलास में महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की तरफ से ये रिपोर्ट जो है उनको बताई गई कि लाहौर के सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर जो वेंटिलेटर्स के हवाले से जो डेडिकेटेड थे वो सिर्फ 30 खाली रह चुके हैं। तो जो उनकी तरफ से इदादोशुमार शेयर किए गए उसमें कहा गया कि जो डेडिकेट किए गए थे कोरोना कैबिनेट के हवाले से वेंटिलेटर, उनकी तादाद 264 थी, जो कि अब सिर्फ 30 खाली उसमें रह गए, बाकी 234 जो है उस पर कोरोना के मरीज जेरे इलाज हैं। तो ये शरह 90% तक पहुंच चुकी है और शहर के 3 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर 100% जो वेंटिलेटर्स हैं वो कोरोना के मरीजों की वजह से भर चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं जिसमें मेयो हॉस्पिटल है, ससिस हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल, वहां पर ये रेशो जो है वो 90% से जायद जा चुकी है। तो ये वो सूरत हाल है कि कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के बायस अब लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर जो है वो कम होना शुरू हो गए। वेंटिलेटर्स लाहौर के सरकारी अस्पतालों में भी कम होना शुरू हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया अली राम। उधर सिंध में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने को है। सिंध में सिंगल डोज वैक्सीन कैन साइनो की तमाम खुराकें खत्म हो गई, जबकि साइनोवैक वैक्सीन की भी महज 40,000 डोजेज अब बाकी रह गई हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कफायत शाह। कफायत, बताएगा डोजेज कम हो रही हैं वैक्सीन की, इस वक्त क्या सिचुएशन है सिंध में? सिंध में जो है वो 3 तरह की जो वैक्सीन कोरोना की लगाई जा रही थी। इसमें जो डबल डोज वैक्सीन है साइनोफार्म, वो सबसे ज्यादा मिकदार में यहाँ पे मौजूद थी, और इसके साथ साथ जो सिंगल डोज है साइनोफार्म, वो भी यहाँ पर जो है वो कैनसाइनो वो भी मौजूद थी, लेकिन उसकी चूंकि महदूद था उसका स्टॉक, और वो स्टॉक जो वो खत्म हो चुका है। अब जो है वो सिर्फ डबल डोज वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है, सिंगल डोज अब जो है वो नहीं लगाई जा रही, जबकि जो डबल डोज वैक्सीन है उसका स्टॉक भी जो है वो महदूद रह गया है, और तकरीबन सिर्फ 1 हफ्ते का स्टॉक जो है वो तकरीबन रह गया है। और वो अगर मजीद स्टॉक नहीं आया तो सूरत हाल मजीद खराब होगी। और जो अभी रश बढ़ा हुआ है वैक्सीनेशन सेंटर पर, क्योंकि अब कुछ रोज से जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर रश भी बढ़ गया है, तो अगर यही रश इसी रफ्तार से जारी रही वैक्सीनेशन, तो ये महज 1 हफ्ते के बाद वैक्सीन मुकम्मल तौर पर स्टॉक खत्म हो सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया कफायत। तो कराची में कोरोना केसेस बढ़ने पर मली और वस्ती जिला के मजीद 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया, जबकि इन इलाकों में डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। आज़ाद नौडियो से मजीद जानते हैं। आज़ाद, बताएगा स्मार्ट लॉकडाउन मजीद लगाया गया है, क्या सख्ती की गई है? जी बिल्कुल, कराची के 2 अजला हैं जिसमें मलिर और कराची का वस्ती अजला शामिल है, जहाँ पर कोरोना केसेस की सूरत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जिसके बायस दोनों अजला की इंतजामिया ने दोनों अजला के 7 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कोरोना केसेस बढ़ने के बायस वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। जो महकमा सेहत के जो मुकामी अफसरान उनकी सिफारिश पर नाफिज कर दिया गया है। इन इलाकों में ना सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी है और शहरियों को घरों तक महदूद करने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। इसके साथ साथ पुलिस और रेंजर्स को अहकाम जारी किए गए, मजीद सख्ती के अहकाम जारी कर दिए गए। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें आगाह किया। उधर पंजाब के 15 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया गया है। 15 शहरों में 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की तजावीज़ हैं। मुकम्मल लॉकडाउन पर NCOC के इजलास में हतमी फैसला भी किया जाएगा। तो ये मामला है 15 शहरों का पंजाब में, जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा केसेस हैं, खुसूसन लाहौर में और मुल्तान में, फैसलाबाद में, बड़े शहर, बड़े ज़्यादा नंबर्स केसेस के आ रहे हैं। मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया गया है। 15 शहरों में 2 हफ्तों के मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ है, जो कि NCOC के इजलास में इस पर हतमी फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टील मिल्स का 6 साल से बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट बहाल करने के लिए 12 चैलेंजेस सामने आ गए हैं। वक्त की अशद ज़रूरत वाले प्लांट को बहाल करना मुश्किल है, नामुमकिन लेकिन नहीं है। टेक्निकल सर्वे ने रिपोर्ट मुरतब की है और ये तमाम मामला है कि इसको दोबारा से किया भी जा सकता है बहाल, लेकिन क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस हैं, जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ खान, बताएगा किन चैलेंजेस का सामना है इसकी बहाली में? जी, पाकिस्तान स्टील मिल स्टेकहोल्डर ग्रुप ने जो है इब्तदाई जो है जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए पानी, बिजली, भाप और सनती पानी के साथ समुद्र के पानी की जरूरत होगी, ये बताया गया। पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, ये भी बताया। एयर कंप्रेसर, ऑक्सीजन कंप्रेसर के लिए हीट
एक्सचेंजेस की दुरुस्तगी करना होगी। ये चैलेंजेस हैं। कोल्ड बॉक्सेस और लिक्विड स्टोरेज इंस्टॉलेशन की मरम्मत और इसके साथ जो कोल्ड बॉक्सेस और लिक्विड स्टोरेज की बहाली करना होगी। कोल्ड बॉक्सेस की बैटरी की दस्तियाब यकीनी बनाना होगा और जो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स होने की वजह से जो खराब हो गई है उसको फिर से नया लगाना होगा। कोल्ड बॉक्स जो गर्म और ठंडा दोनों बैटरियां जो है उनको चेंज करना होगा। और ये भी बताया कि ऑक्सीजन प्लांट के दोनों एयर कंप्रेसर और उनकी 5 मेगावाट की मोटरों की जो है ओवरऑलिंग करना होगी। प्लांट से मुंसलिक 3 ऑक्सीजन कंप्रेसर और उनकी मोटरें भी नाकिस हो गई हैं, उनको भी तब्दील करना होगा। और सबसे अहम प्लांट से मुंसलिक नाइट्रोजन कंप्रेसर और उसके जो वाटर कूलिंग। ठीक है, तो ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बिल गेट्स में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है जिसमें कोरोना, पोलियो के खात्मे और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। इस पर बात करेंगे। अवैस यानी हमारे साथ हैं। अवैस, बताएगा वज़ीर-ए-आज़म और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, क्या तफसील रही? ये तफसीली जो है बातचीत हुई है और वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान से पोलियो का जो खात्मा है वो हमारी अवलीन तरजीह है। और वज़ीर-ए-आज़म ने बिल गेट्स को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की जो अहम मंसूबों के बारे में जो है वो आगाह किया। बिल गेट्स ने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान के अज़म की तारीफ की। दुनिया को इस आलमी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा होना चाहिए, बिल गेट्स का ये कहना था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के बायस दुनिया का जो खुराक का निज़ाम है वो खतरे से दो चार है और आलमी रहनुमाओं को ज़राई तहकीक में सरमायाकारी को जो है वो तरजीह देनी होगी। और इसके अलावा दीगर मामला पर भी जो है कोरोना की जो तीसरी लहर और चैलेंजेस के बावजूद पोलियो के खिलाफ जो है मौसम की मुहिम चलाई जा रही है। इसके साथ शुक्रिया अवैस, आपने आगाह किया। और यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची के हल्के NA 249 में कल ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इंतखाबात के लिए सामान की तरसील भी शुरू हो गई है। हल्के में पुलिस और रेंजर्स की भी भारी नफरी तैनात की गई है। जानते हैं मजीद समीन नवाज से। समीन, एक तो कोरोना के SOPs भी हैं लेकिन ज़िमनी इंतखाब तो हो रहा है, कैसी सिचुएशन देख रही हैं आप, क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए कल हल्के 249 का जो ज़िमनी इलेक्शन होगा उस सिलसिले में आज गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जो है वो इस वक्त जारी है और 276 पोलिंग स्टेशन के लिए तमाम तर इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला आइंदा कुछ देर तक अभी जारी रहेगा। इंतखाबी सामान की तरसील डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर सैयद नदीम हैदर और रिटर्निंग अफसर सजाद हैदर की निगरानी में की जा रही है। जबकि जो इंतखाबी सामान यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है उसमें बैलेट बॉक्सेस शामिल हैं, बैलेट पेपर्स हैं, अनमिट स्याही है और स्टेशनरी का कुछ सामान मौजूद है। जबकि पुलिस और रेंजर्स की हमें भारी नफरी यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से नजर आ रही है जो पोलिंग स्टेशन के लिए भी यहाँ से इनके साथ इंतखाबी सामान लेकर जाएगी। 276 पोलिंग स्टेशन हैं जिसके लिए ये प्रिजाइडिंग अफसरान जो है वो सामान लेकर जा रहे हैं और 796 जो पोलिंग अफसरान हैं 276 पोलिंग स्टेशन को उनको ये सामान फराहम किया जा रहा है। जबकि इंतखाबी सामान जो है वो हासिल करने के बाद ये तमाम तर अमला रेंजर्स की निगरानी में अपनी गाड़ियों में पोलिंग स्टेशन तक जाएगा और इंतखाबी अमला जो है वो पोलिंग स्टेशन पर कल वोटिंग के बाद पोलिंग का अमल मुकम्मल होने तक जो है वो वहीं पर मौजूद रहेगा। और थोड़ी सी सूरत हाल हल्के के हवाले से अगर हम बताएं तो हल्के में 3,39,551 मजमूई वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। जबकि मर्द वोटर्स इनमें 2,01,656 और ख़वातीन वोटर्स 1,37,935 हैं जो कल अपना वोट कास्ट करेंगे। मजमूई तौर पर 276 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर मौजूद हैं और मुश्तरका तौर पर जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 139 हैं। जबकि जो मर्दों के लिए पोलिंग स्टेशन तैयार किए गए हैं वो 76 हैं और ख़वातीन के लिए तैयार किए गए पोलिंग स्टेशन 61 की तादाद में है। पोलिंग बूथ की जो तादाद बताई गई है वो 796 है जिनमें से मर्द पोलिंग बूथ जो होंगे वो 458 और ख़वातीन के लिए पोलिंग बूथ की तादाद 338 होगी। 92 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। 92 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं जबकि 194 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। और इस सिचुएशंस के लिए जो यहाँ पर इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी के अमला रहेगा उसके लिए 2800 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटी पर मामूर होंगे। जबकि 1100 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। इसके अलावा इलेक्शंस के दौरान रेंजर्स और पुलिस की जो नफरी है वो पेट्रोलिंग पर मामूर रहेगी। रेंजर्स की नफरी भी तैनात रहेगी, पेट्रोलिंग जारी रहेगी, सख्त सिक्योरिटी भी है। शुक्रिया समीन। उधर दूध की कीमतों में इजाफे पर सिंध हाईकोर्ट ने कमिश्नर कराची से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अमजद अली सहतू ने रिमार्क्स दिए कि कीमत भी बढ़ाते हैं और दूध में पानी की मकदार भी लगता है, क्वालिटी चेक करने का कोई निज़ाम नहीं है। तो क्वालिटी चेक कैसे होगी, क्या कोई निज़ाम है, ये भी सवाल किया गया और रिमार्क्स भी दिए गए जस्टिस अमजद अली सहतू की जानिब से। उन्होंने कहा कि कीमत भी बढ़ा देते हैं और दूध में पानी की मकदार भी लगता है, क्वालिटी चेक करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। दूध की कीमतों में इजाफे पर सिंध हाईकोर्ट ने कमिश्नर कराची से जवाब तलब कर लिया है।
तो कराची के बरसाती नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुजर नाले पर अब तक 14 किलोमीटर से ज्यादा रकबा क्लियर करवा लिया गया, जबकि औरंगी नाले पर से 10 किलोमीटर से ज्यादा रकबा क्लियर करवा दिया गया है। जानेंगे 24 न्यूज के नुमाइंदे नवीद सदीकी हमारे साथ हैं। नवीद, बताएगा ये ऑपरेशन अभी जारी है, कितना क्लियर करा लिया गया और कितना बाकी है? बिल्कुल, शहर के बड़े नालों पर जो तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जो जारी है, गुजर नाले और औरंगी नाले पर जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। दोनों नालों पर जो है बैकवक्त तीन मुकामात पर जो कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो कार्रवाई है जिसका आगाज 2 माह कबल हुआ था, इस दौरान गुजर नाले पर जो है तकरीबन 14 किलोमीटर से ज्यादा का रकबा जो है वो क्लियर करा लिया गया तजावुजात से, जबकि जो औरंगी नाला है उस पर से जो है 10 किलोमीटर से ज्यादा रकबा जो है उससे जो पक्के मकानात और दीगर तजावुजात थी वो करके क्लियर करा दिया गया है। हुकाम के मुताबिक ये जो ऑपरेशन है इसमें मजीद तकरीबन 1 से 1.5 माह लगेगा। इसके बाद जो है नाले की चौड़ाई का काम शुरू किया जाएगा और नाले के दोनों अतराफ जो है दीवारें बुलंद की जाएंगी और उसके बाद जो है सड़क तामीर की जाएगी, जैसे पैदल चलने वालों के लिए भी 3 फीट की जो फुटपाथ है वो कायम की जाएगी। काम के मुताबिक अब तक जो है तकरीबन 4000 के करीब यूनिट्स है दोनों नालों पर जो मकानात है वो मिसमार किए गए हैं। ऑपरेशन जारी है, सिक्योरिटी भी सख्त है। बहुत शुक्रिया आपका। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान ने रमजान मुबारक के बाद कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत की है। कहते हैं मैदान में थे, मैदान में हैं और मैदान में रहेंगे। कारकुनान तैयारियां जारी रखें, रमजान के बाद नए जज्बे के साथ मैदान में निकलेंगे। तो ऐसा कहना है मौलाना फजल रहमान का, और जो कि पीडीएम की सरबराही कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि रमजान मुबारक के बाद कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत की है और कहते हैं कि मैदान में हम थे, मैदान में हम हैं और मैदान में ही रहेंगे। कारकुनान तैयारियां जारी रखें, रमजान के बाद नए जज्बे के साथ मैदान में निकलेंगे। उसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। 24 न्यूज़, बाखबर 24 घंटे।